हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के केमिस्ट्री यानी कि कक्षा 10वीं के रसायन शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसमें हम लोग केमिस्ट्री के ऐसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक कंसंट्रेट होकर देखना, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। बहुत सारे प्रश्न जो है ना इसी वीडियो से आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स बराबर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो ना तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और इसी नोटिफिकेशन के थ्रू से जो है ना आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और बोर्ड परीक्षा में 480 मार्क्स से पास आउट हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो देखिए यहाँ पे आज का पहला नंबर प्रश्न क्या कराए कि लिटमस पेपर इनमें से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है थैलोफाइटा से या फिर लिचेन से, और ऑप्शन सी है ब्रायोफाइटा से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है ए एवं बी। तो दोस्तों जो लिटमस पत्र होता है यानी कि जो लिटमस पेपर होता है ना ये थैलोफाइटा और लिचेन से प्राप्त होता है, यानी कि ये दोनों से जो ना लिटमस पत्र प्राप्त होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों लिटमस पत्र एक प्रकार का इंडिकेटर होता है, एक प्रकार का क्या होता है, सूचक होता है। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कोई पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देता है, यह पदार्थ क्या होगा, भस्म होगा या फिर अम्ल होगा, और ऑप्शन सी है क्षार होगा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ तत्व। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो अम्ल होता है ना ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि कोई पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है, यह पदार्थ क्या होगा, भस्म होगा। भस्म का काम क्या होता है, लाल लिटमस को नीला करना, और अम्ल का काम क्या होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देना। इसको आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों अम्ल का जो स्वाद होता है ना खट्टा होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बेकिंग सोडा का विलयन लिटमस को परिवर्तित करेगा, यानी कि बेकिंग सोडा का विलयन लिटमस को किसमें परिवर्तित करेगा। ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ लाल लिटमस से नीले लिटमस में, या फिर नीले लिटमस से लाल लिटमस में, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ लाल लिटमस से कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बेकिंग सोडा का विलयन लिटमस पत्र को जो परिवर्तित करेगा ना लाल लिटमस से नीले लिटमस में परिवर्तित करेगा। और दोस्तों ये बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है ना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जिससे हम लोग प्रचलित नाम क्या होता है, खाने वाला सोडा के नाम से जाना जाता है बेकिंग सोडा को। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट देखिएगा क्या कराए कि कोई पदार्थ यदि स्वाद में कड़वा है यह हो सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक और परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया अम्ल, या फिर भस्म, और ऑप्शन सी है धातु, और ऑप्शन डी में आपका दिया चुंबक। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा जो क्षार होता है ना, जो भस्म होता है, इसका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न क्या कराए कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके बनाती है, क्या बनाती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, या फिर भस्म प्लस हाइड्रोजन गैस, और ऑप्शन सी में आपका दिया हाइड्रोजन गैस, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों अम्ल धातु के साथ जो अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है लवण के साथ अभिक्रिया करके अम्ल, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अम्ल जो है ना अपने जलीय विलयन में H+ आयन देता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, देखिएगा ध्यानपूर्वक। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 वस्तुनिष्ठ केमिस्ट्री के ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन का कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है।
ऑप्शन ए में आपका जो तांबा या फिर चांदी की, और ऑप्शन सी सोना की, और ऑप्शन डी में आपका जो जिंक की। तो दोस्तों लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जो है ना जिंक धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जब लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जो जिंक धातु की जो परत चढ़ाई जाती है ना, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम लोग जस्तीकरण कहते हैं। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे बुझा हुआ चूना पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बुझा हुआ चूना क्या होगा, ऑप्शन ए में आपका देखो CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, और ऑप्शन डी में आपका देखो Ca यानी कि कैल्शियम। तो दोस्तों बुझा हुआ चूना जो होता है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछाते हैं कि कौन सा जो है ना बिना बुझा हुआ चूना है। तो दोस्तों बिना बुझा हुआ चूना जो होता है ना CaO होता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराएगी, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया मैग्नीशियम, या फिर कैल्शियम, या फिर सोडियम, और ऑप्शन डी में आपका दिया पोटेशियम। तो दोस्तों सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो धातु होगा ना सोडियम होगा, यानी कि Na होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा Na। दोस्तों ये Na जो होता है ना मैग्नीशियम से अधिक अभिक्रियाशील होता है, क्योंकि Na की अभिक्रियाशीलता इतना अधिक होता है कि इसे केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, क्योंकि ये वायु के संपर्क में आएगा ना तो ये इसमें आग पकड़ लेता है, ठीक है। इसे आप लोग को याद रखना है। मैग्नीशियम की तुलना में ये सोडियम सबसे अधिक जो होता है ना अभिक्रियाशील होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को। देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया अवक्षेपण, ऑप्शन बी है उष्माक्षेपी, और ऑप्शन सी उष्माशोषी, और ऑप्शन डी में आपका दिया संयोजन। तो दोस्तों शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना यह एक प्रकार का क्या होता है, इसमें जो है ना इस प्रक्रिया में क्या होता है कि उष्मा का उत्सर्जन होता है। जब उष्मा का उत्सर्जन होगा ना तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों शोषण एक प्रकार का उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या कराए कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ऑप्शन ए में आपका दिया ऑक्सीजन का योग, और ऑप्शन बी है हाइड्रोजन के वियोग, और ऑप्शन सी में आपका दिया इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो दोस्तों ऑप्शन डी में आपका दिया सभी। तो दोस्तों उपचयन वह प्रक्रिया होता है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सभी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट है 30 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा। इसलिए एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक याद करते हुए चलना है। तो देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन विजातीय है। ऑप्शन ए में आपका दिया आयरन, या फिर कॉपर, और ऑप्शन सी नाइट्रोजन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कैल्शियम। तो दोस्तों विजातीय जो होगा ना नाइट्रोजन होगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि निम्नलिखित में धातु है, यानी कि निम्नलिखित में धातु कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया नाइट्रोजन, या फिर ऑक्सीजन, और ऑप्शन सी कॉपर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ सल्फर। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा ये जो कॉपर होता है ना एक प्रकार का क्या होता है, धातु होता है। इनके अलावा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे कि आप लोग को पता है ये एक प्रकार का क्या गैस है, लेकिन ये कॉपर एक प्रकार का क्या मेटल। इसको आप लोग को याद रखना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस तरह के प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कराए कि आघात वर्धीयता का गुण है। तो दोस्तों आघात वर्धीयता का गुण किसमें होता है, आघात वर्धीयता उसको कहते हैं जैसे जो मेटल होता है ना, जो धातु होता है, उसको पीट कर जो ना चादर बनाया जा सकता है। चादर के रूप में उसको हम लोग फैला सकते हैं जितना भी मेटल होता है। तो मेटल में क्या होता है कि आघात वर्धीयता का गुण होता है, यानी कि धातु का गुण क्या होता है, आघात वर्धीयता का होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और बहुत बार इस तरह के प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को। देखिएगा देखिए यहाँ पे क्या करा है कि इनमें विद्युत और उष्मा का सुचालक कौन है। यहाँ पे आप लोग को बताना है कि गुड कंडक्टर आपको पूछ रहा है कि गुड कंडक्टर यानी कि सुचालक पदार्थ कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया अधातु, या फिर धातु, और ऑप्शन सी है गैस, और ऑप्शन डी में आपका दिया मिट्टी। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा जो विद्युत और उष्मा का जो सुचालक होता है ना, किससे करंट पास हो सकता है और कौन जो है ना गर्म हो सकता है। तो दोस्तों मेटल जो होता है ना ये क्या होता है, इसमें करंट तो पास होता है, और ये उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। यानी कि इसमें हीट देंगे तो ये गर्म हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
तो देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत बार आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस तरह के प्रश्न बड़ा पूछे जाते हैं, काफी बार पूछा जा चुका है। आप लोग जो है ना गत वर्ष में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, आप लोग पहले क्वेश्चन पेपर को उलाट के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग जो है ना 30 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, 30 का 30 इंपॉर्टेंट अत्यंत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 100% आएगा आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में, ये मेरा गारंटी है। इसलिए वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक कंसंट्रेट होकर याद करते हुए चलना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन से करा है कि किस धातु को किरोसिन में डुबोकर रखते हैं। आपको पहले ही बताया, ऑप्शन ए में आपको दिया मैग्नीशियम या फिर सोडियम, और ऑप्शन से मरकरी, और ऑप्शन डी में आपका दिया टंगस्टन। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा ये सोडियम जो होता है ना, क्या होता है, अत्यधिक अभिक्रियाशीलता होता है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, इस धातु को किरोसिन में डुबोकर रखते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या करा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया उपचयन या फिर अपचयन, और ऑप्शन सी संचारण, और ऑप्शन डी में आपका दिया रेडॉक्स। तो दोस्तों किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू से किसी पदार्थ में जो ऑक्सीजन का ह्रास होता है ना, तो इस अभिक्रिया को हम लोग जो है ना अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका संक्षारण या फिर विकृत गंधिता, और ऑप्शन सी में आपका दिया औषध लेपन, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या करा है कि संकेत एवं सूत्रों के द्वारा अभिव्यक्त रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए में आपका दिया शब्द समीकरण या फिर रासायनिक समीकरण, और ऑप्शन से संकेत, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संकेत एवं सूत्र के द्वारा अभिव्यक्त रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाता है, और रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हूँ बहु देखने को मिलेगा इस तरह का प्रश्न, इसलिए क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और इस वीडियो को 30 क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद करते हुए चलना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या करा है कि अभिकारक एवं प्रतिफल दोनों और प्रत्येक परमाणु की संख्या समान होता है, तो यह समीकरण क्या कहलाते हैं। काफी सिंपल प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया असंतुलित या फिर संतुलित, और ऑप्शन सी है कंकाली समीकरण, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ द्रव्यमान संरक्षण के प्रतिकूल। तो दोस्तों अभिकारक एवं प्रतिफल दोनों और जब प्रत्येक परमाणु की संख्या समान होता है, जब बराबर होता है ना, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। आप लोग को एक जो है ना संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे कि H2 है, आपका O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, H2O बनाता है, यानी कि हाइड्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन के पास 2 परमाणु संख्या, इसमें भी 2 परमाणु संख्या, ठीक है, तो इसको हम लोग जो है ना बैलेंस करेंगे या तो, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितना परमाणु है, 2 परमाणु है, तो राइट साइड में भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है ना राइट साइड में क्या करेंगे कि इसके पहले जो एलिमेंट है ना, जिस कंपाउंड हो गया, जल हो गया, इससे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, 2 लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे, 2। आपको जो है ना यहाँ पे 2 नहीं लगाना है, बल्कि कहाँ पे 2 लगाइएगा, आप किसी भी कंपाउंड में उससे पहले 2 लगाया जाता है। ठीक है, किसी भी तत्व से पहले। तो यहाँ पे देखिएगा कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2 हो गया ना, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु कितना संख्या हो गया, 2 दूना 4। यहाँ पे क्या होता है, गुणा होता है दोनों आपस में, 2 दूना 4 हो गया, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या यहाँ पे भी 4 होना चाहिए। तो 2 दूना 4 यहाँ पे भी हो गया, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना हो गया, 4 हो गया हाइड्रोजन का परमाणु संख्या, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना हो गया, 4 हो गया, और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 2, और ये ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 2 हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन से पहले 2 है तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 2 होगा। तो यह प्रकार का क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। और दोस्तों जितना भी संतुलित रासायनिक समीकरण है ना, सारा का सारा क्या करता है कि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या करा है कि चांदी के ऊपर काली परत एवं तांबे के ऊपर परत चढ़ना किस का उदाहरण है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका पेंट होना या फिर यसद लेपन, और ऑप्शन सी संक्षारण, और ऑप्शन डी में आपका दिया सौंदर्यकरण। तो दोस्तों जब चांदी के ऊपर काली परत जमता है और तांबे के ऊपर जब काली परत चढ़ता है ना, तो इससे क्या होता है कि मेटल जो होता है ना, उसका क्या होता है, धीरे धीरे वो संक्षारित होने लगता है, यानी कि जंग लगने लगता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या कहेंगे, उसको संक्षारण कहेंगे। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड
परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 21वें प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या करा है कि चिप्स की थैली में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हाइड्रोजन का, या फिर ऑक्सीजन का, और ऑप्शन सी नाइट्रोजन का, और ऑप्शन डी में आपका दिया क्लोरीन का। तो दोस्तों जितना भी आपका दुकान में जो सामान आता है खाद्य पदार्थ वाला, तेलीय खाद्य पदार्थ वाला जो पैकेट में आता है, उसमें जो गैस भरा रहता है ना, वो कौन सा गैस रहता है, नाइट्रोजन गैस होता है। कौन सा गैस होता है, नाइट्रोजन। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों नाइट्रोजन गैस का एक खासियत होता है, इसका खूबी ये होता है, इसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस का प्रयोग क्या करते हैं, दूसरा गैस तो भी भर सकते हैं, नाइट्रोजन गैस इसलिए भरते हैं क्योंकि ये रंगहीन होता है, इसमें रंग नहीं होता है, गंधहीन होता है, इसमें गंध होता ही नहीं है। और इसमें क्या होता है, स्वादहीन होता है। यानी कि ये नाइट्रोजन गैस में ना तो स्वाद होता है, ना तो गंध होता है, ना तो रंग होता है। ये इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। जितना भी चिप्स का थैली होता है, जो वसायुक्त खाद्य पदार्थ होता है, उसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। इससे क्या होगा, खाद्य पदार्थ खराब नहीं होगा, लंबे समय तक रह सकता है वो। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन सी उपचयन अभिक्रिया सबसे धीमी होगी। ऑप्शन ए में आपका नाइट्रोजन, या फिर कार्बन, और ऑप्शन सी ऑक्सीजन, और ऑप्शन डी में आपका सल्फर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को पहले ही बताया, जो नाइट्रोजन होता है ना, ये उतना रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि ये गंधहीन होता है ना, इसमें स्वाद नहीं होता है, स्वादहीन होता है, और रंगीन होता है, इसमें रंग भी नहीं होता है। तो ये इसका नाइट्रोजन का जो उपचयन अभिक्रिया होता है ना, सबसे धीमी होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या करा है कि वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है, क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका धीमी होता है, या फिर तीव्र होता है, ऑप्शन सी बराबर होता है, या फिर अति तीव्र होता है। तो दोस्तों वायुरोधी बर्तनों में जो खाद्य सामग्री होता है ना, उसमें रखने से उपचयन की गति क्या होता है, बहुत धीमी हो जाती है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या करा कि मोमबत्ती में मोम का पिघलना एवं पुनः मोम से मोम में परिवर्तन होना किस प्रकार का परिवर्तन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस तरह के प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए में आपका रासायनिक परिवर्तन, या फिर प्राकृतिक परिवर्तन, और ऑप्शन सी आंतरिक परिवर्तन, और ऑप्शन डी में आपका भौतिक परिवर्तन। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि मोमबत्ती से जो है ना मोम पिघल जाता है मोम, ठीक है। फिर जो पिघला हुआ मोम होता है, मोम से फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको फिर मोमबत्ती दोबारा बना सकते हैं। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 25वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि मोमबत्ती का जलना है। ऑप्शन ए में आपका रासायनिक अभिक्रिया, या फिर अवस्था परिवर्तन, और ऑप्शन सी प्राकृतिक प्रक्रिया, और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मोमबत्ती का जलना आप लोगों को पहले बताया कि मोमबत्ती का जलना एक प्रकार का क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस तरह के प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर याद करते हुए चल रहा है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं भाई 26वां प्रश्न। देखिएगा क्या कर रहा है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन ए में आपका दिया मैग्नीशियम का, या फिर सोडियम का, और ऑप्शन सी बेरियम का, और ऑप्शन डी में आपका दिया एल्यूमिनियम का। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा हम लोग क्या बोलते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, किसका अयस्क होता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस भी हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट है 30 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, और ये 30% में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। इसलिए क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है। और ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न याद ना हो ना, तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि किसमें जंग नहीं लगता है। ऑप्शन ए में आपका देखो गोल्ड में, या फिर सोडियम में, और ऑप्शन सी लोहा में, और ऑप्शन डी में आपका देखो तांबा में। तो दोस्तों ये गोल्ड जो सोना होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें जंग नहीं लगता है, इसमें वायु का इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसमें प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे क्या कराए कि लोहे का परमाणु संख्या है। ऑप्शन ए में आपका 23, या फिर 26, या फिर 25, या फिर 24। तो दोस्तों आप लोग को जो है ना परमाणु संख्या एटम नंबर याद कर लेना है। 1 से लेकर 30 तक जो है ना एटम नंबर याद कर लेना है, काफी महत्वपूर्ण है। इसी 1 से लेकर 30 तक जो है ना हर बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में परमाणु संख्या पूछे जाते हैं, तो इसी से पूछे जाते हैं। इसलिए 1 से लेकर 30 तक परमाणु संख्या में एटॉमिक नंबर याद कर लेना है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी से पूछे जाते हैं एटॉमिक नंबर से। तो दोस्तों लोहे का जो परमाणु संख्या होता है ना, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, जो पढ़ा होगा। लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है, 26 होता है। कितना होता है, 26। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 29वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है ऑप्शन ए में आपका जो एनोड पर या फिर कैथोड पर, ऑप्शन सी है दोनों पर, और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को पता होगा जो इलेक्ट्रिक जो मतलब विद्युत अपघटन होता है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त जो होता है किस पर होता है, एनोड पर होता है। और दोस्तों ये एनोड क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्या होता है मतलब ऋणात्मक होता है। और दोस्तों ये कैथोड का मतलब क्या होता है, कैथोड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसको आप लोग को याद रखना है। कैथोड मतलब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और एनोड मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसको आप लोग को साथ में याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन ए में आपका दिया Cu या फिर Hg, और ऑप्शन सी में आपका दिया Ag, और ऑप्शन डी में आपका दिया Au। और दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि कौन जो है ना अधिक अभिक्रियाशील है। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा जो ये कॉपर होता है ना, ये क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज को होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए तैयार किया गया, इसका आंसर आप जो है ना इसी वीडियो में आप लोग को कमेंट करके बताना है, और साथ में ये बताना है कि 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था, इसका भी जवाब आप लोग को जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये करा है कि सल्फाइड एस्को का सांद्रण किया जाता है, यानी कि कौन सा विधि से सल्फाइड एस्को का सांद्रण किया जाता है। ये प्रश्न हम पहले आप लोग को बता चुके हैं, अगर आपको पता होगा ना इसका आंसर आप लोग ईमानदारी से बताइएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको हाथ से चुनकर या फिर निक्षालन द्वारा, ऑप्शन सी फैन फ्लावर विधि द्वारा, और ऑप्शन डी में आपका निस्तापन द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ में बताना है कि 30% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट